लास्ट लेक्चर में हमने चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एट द विलेज लेवल ये डिस्कस कर लिया था कि विलेज लेवल पर भी हमें चेयरपर्सन देखने को मिलेगा। अब जो आज का नया जो स्टार्ट है वो है कि 8 पॉइंट चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये अब हम बात करेंगे ब्लॉक समिति की और जिला परिषद लेवल की। तो chairperson of a panchayat at the intermediate level or district level shall be elected by elected members of मतलब amongst themselves। जो पंचायत के मेंबर होते हैं उन्हीं में से आपके ब्लॉक समिति के मेंबर बनते हैं, और जिला स्तर के भी जो मेंबर होंगे आपको, वो भी आपको पंचायत में से ही जो मेंबर चुने गए होंगे उन्हीं में से देखने को मिलेंगे। Such a chairperson cannot be removed unless Panchayat passed a resolution by a majority not less than 2/3 of present and voting। तो इनको अगर रिमूव करना है, जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं या जिला स्तर के मेंबर होंगे, उनको अगर कोई हटाना चाहता है, उनकी कुछ मतलब अच्छे से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते, तो फिर उनको देखो पंचायत की तरफ से ही रेजोल्यूशन पास होगा, मतलब मता पास होगा, और वो मेजोरिटी के साथ मता पास होगा। वो मेजोरिटी कितनी होगी? 2/3 मेजोरिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब पंचायती राज में आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगी, ये आप थोड़ा सा अच्छे से समझना। तो फर्स्ट इसमें बोली गई है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाएंगी किनके लिए? एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए, क्योंकि हमारे पंजाब में एसटी कैटेगरी नहीं होती, तो एससी के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं पंचायतों में। सेकंड पॉइंट, सीट्स रिजर्व्ड बी अलॉटेड बाय रोटेशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब जो सीट्स रिजर्व्ड होती हैं उनकी रोटेशन चलती रहती है। ये नहीं कि कोई एक विलेज की अगर सीट रिजर्व कर दी तो वो हमेशा वही रिजर्व रहेगी और दूसरे किसी एरिया की सीट रिजर्व नहीं होगी। जब अगली बार इलेक्शन होंगे तो हो सकता है उस सीट की रिजर्वेशन खत्म हो जाए, अगली जो जहां पर रिजर्वेशन नहीं होगी वहां पे रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाए। थर्ड पॉइंट है नॉट लेस देन 1/3 रिजर्व सीट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बी रिजर्व फॉर विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो सीट्स एससी एसटी के लिए रिजर्व की जाएंगी 1/3, और वो 1/3 सीट्स में से 1/3 सीट्स एससी और एसटी की विमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी। ध्यान से सुनना, जो सीट्स 1/3 रिजर्व की गई थी टोटल सीट्स में से एससी और एसटी के लिए, अब वो 1/3 में से भी आगे 1/3 रिजर्व की जाएंगी एससी की लेडीज के लिए, एससी और एसटी की लेडीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 4, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत। तो 1/3 से कम सीट्स जो हैं डायरेक्टली इलेक्शन से डायरेक्ट इलेक्शन से ही मतलब सीट्स बी फिल्ड डायरेक्ट इलेक्शन से ही होंगी। मतलब 1/3 से कम सीट्स के ऊपर इलेक्शंस, 2 मिनट, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल सीट्स बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। 1/3 से कम सीट्स डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट नहीं होंगी, जो सीट्स रिजर्व होती हैं विमेन के लिए। सीट्स रिजर्व्ड फॉर विमेन shall be allotted by rotation to different constituency in पंचायत। तो जो सीट्स औरतों के लिए रिजर्व्ड होंगी वो मतलब 1/3 है, और वो भी जो सीट्स हैं हर बार जब चुनाव होंगे तो वो भी रोटेट करेंगी। फिफ्थ पॉइंट, ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज और एनी अदर लेवल shall be reserved for scheduled caste, scheduled tribes and women in such a manner legislature of a state में बाय लॉ प्रोवाइड। तो जो भी सीट्स चेयरपर्सन के लिए नियुक्त होती हैं उनमें से सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और विमेन के लिए भी रिजर्व्ड होंगी, और वो कितनी होंगी रिजर्व्ड ये डिसाइड करेगा लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल जो होती है, विधानसभा जो होती है हर एक स्टेट की अपनी अपनी, वो डिसाइड करेंगी जो भी उनके कानून होंगे। नॉट लेस देन 1/3 offices of chairperson in the panchayat at each level be reserved for women। तो कम से कम 1/3 सीट्स जो चेयरपर्सन की होंगी
वो औरतों के लिए रिजर्व्ड होंगी। चेयरपर्सन की 1/3 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व्ड होंगी। Next point, in addition, reservation of seats, legislature of a state may make any provision for the reservation of seats in favor of backward class of citizens. तो अगर सोसाइटी में कोई बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए अलग से भी प्रोविजन सरकार के द्वारा स्टेट स्तर की सरकार के द्वारा बनाए जा सकते हैं और उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है। 10th पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल होता है 5 साल का। जब इनकी मतलब फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स मीटिंग, तो जो इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है पंचायत जब चुनाव जीते जाते हैं, उस दिन से इनका 5 साल का टेन्योर शुरू हो जाता है। पंचायत में बी डिसॉल्व्ड अर्लियर एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ एनेक्टेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट। तो जो पंचायत होती है उसको उनके 5 साल के कार्यकाल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। डिसॉल्व मतलब होता है भंग भी किया जा सकता है। 11th पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पंचायत। तो जो पंचायत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलती है, वो क्या है कि इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शैल बी कंप्लीटेड। जो चुनाव होते हैं पंचायत के, वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। कब से? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर। तो जब पंचायत का 5 साल का टेन्योर है, उससे पहले पहले चुनाव हो जाने चाहिए। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। अगर जो पंचायत है वो भंग होती है, तो फिर उसके 6 महीने से पहले पहले चुनाव हो जाने चाहिए। 12th पॉइंट है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो अब आपको पता लगेगा कि पंचायत का काम क्या क्या होता है। जो लेजिस्लेचर होती है वो इनको शक्तियां देती है, यानी कि जो विधानसभा होगी वो इनको शक्तियां देगी कि इनके क्या क्या काम होते हैं। तभी हम इनको मतलब बोल सकते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि इनको शक्तियां दे दी जाएंगी, पावर दे दी जाएगी कानून बनाने की भी, पैसे का इस्तेमाल भी खुद कर सकते हैं। छोटे स्तर पे जो डिसीजन होते हैं वो भी ये खुद ले सकते हैं। वो कौन कौन से डिसीजन और पावर हैं? प्रिपेयर टू प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बारे में मतलब प्लान बनाना। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, आर्थिक विकास और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए जो काम किया जा रहा है उसको लागू किया करना। पहले मतलब प्रिपेयर करना कानून, देन उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। फिर 11th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, टोटल 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 11th शेड्यूल है वो काम काज बताता है पंचायत का। एक तो हो गया एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम, फिर लैंड इम्प्रूवमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, इनको सब रीड कर लेंगे, ठीक है। इनको कोई याद करने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि पंचायत का काम होता क्या है। फिर इरिगेशन से जुड़े हुए काम, वाटर मैनेज करना, उसके रिलेटेड काम, पशुपालन का काम, डेयरी का काम, पोल्ट्री का काम, पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए जो भी इश्यूज होंगे, फिशरी का काम, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, छोटे स्तर पे जो इंडस्ट्री देखने को मिलती है। फिर खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फोडर, रोड्स, ब्रिजेस, waterways and other means of communication, rural electrification including distribution of electricity, non-conventional energy sources, then poverty alleviation program, गरीबी को कैसे खत्म करना है अपनी एरिया में, एजुकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की जो होती है उसके बारे में देख रेख करना, टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में ख्याल रखना, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज खुलवाते हैं ना कई बार पंचायत में, आपको लाइब्रेरी देखने को मिलती हैं या बुक्स वगैरह खरीदी जाती हैं। कल्चरल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, वो भी मतलब पंचायत ही डिसाइड करती है उनके लिए। मार्केट्स एंड फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरी, फैमिली वेलफेयर, परिवारों के भले के लिए जो भी स्कीम चलाई जाती हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्टेड। तो स्कीम चलाई जाती हैं समाज के भले के लिए, जो हैंडीकैप होते हैं, जो दिमागी तौर पे चैलेंज होते हैं उनके लिए, जो समाज में वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए काम किया जाता है। पर्टिकुलरली
SC और ST के लिए। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, जो भी संपत्ति होती है पब्लिक की उनको अच्छे से संभाल करना और उनका इस्तेमाल करना, ये इनके मेन आ जाएंगे, ड्यूटीज आ जाएंगी पंचायत की, पावर आ जाएगी, अथॉरिटी और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। इम्पोज होता है लागू करना या थोपना। तो लेजिस्लेचर कुछ इनको पावर देती है, वो कौन कौन सी है, जैसे अथोराइज अ पंचायत, पंचायत को अथोराइज करना, अधिकार देना किस चीज का, टू लिवाई, लिवाई मतलब थोपना या लागू करना, कलेक्ट इकट्ठा करना, एप्रोप्रिएट इस्तेमाल करना टैक्स का, ठीक है, टैक्स को लगाना, टैक्स को इकट्ठा करना और टैक्स का इस्तेमाल करना, एंड ड्यूटी, टैक्सेस, ड्यूटी, टोल्स और फीस, इन सभी को इकट्ठा करना और अपने तरीके से इस्तेमाल करना, ये अधिकार पंचायत को दिया जा सकता है। असाइन टू अ पंचायत सच टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फी इन लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी सरकार की तरफ से इकट्ठे किए जाते हैं वो भी इनके साथ शेयर किए जा सकते हैं। प्रोवाइड फॉर मेकिंग सच ग्रांट इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सरकार का एक फंड होता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, तो उसमें से भी इनको पैसा मिल सकता है इनके एरिया की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन का भी संगठन होता है कि पैसे का लेन देन हो रहा है तो कहीं पे कोई पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कि मतलब जो पंचायत है वही तो नहीं पैसे खाई जा रही, इसका भी ध्यान रखने के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। तो जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी तो उस वक्त विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट, एक ही उसके पहले साल में इसका गठन किया गया था। और जब भी पंचायत का 5वां साल स्टार्ट होता है तब इसका गठन किया जाता है, इसको इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन के कौन कौन से सदस्य होते हैं, इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं, ये डिसाइड करता है विधानसभा। जो आपके एमएलए होते हैं जो बैठते हैं विधानसभा में, वो डिसाइड करेंगे कि इसके कौन कौन से मेंबर होंगे। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट प्रोवाइड फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन, और उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी मेंबर्स की, उनकी सिलेक्शन किस तरीके से होगी फाइनेंस कमीशन के। Commission shall determine its procedure and have such power in the performance of their function as the legislature by law conferred on it। तो उनके क्या काम काज होंगे ये कौन डिसाइड करता है, आपके एमएलए। एमएलए आपके कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में, ठीक है। तो विधानसभा के मेंबर ये डिसाइड करते हैं कि इनके कौन कौन से ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं फंक्शन कौन कौन से होते हैं। रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, मतलब आर्थिक हालात कैसी है पंचायत की। मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर एज टू द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न, तो कौन कौन से सिद्धांत फॉलो होने चाहिए इसके बारे में सुझाव दिए जाते, गवर्नर को सुझाव दिए जाते हैं कि पंचायतों में कैसे सिद्धांत फॉलो होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड द पंचायत ऑफ द taxes, duty, tolls and fee leviable by the state may be divided between them। तो जो भी टैक्स वगैरह होता है, ड्यूटीज होती है, टोल्स होते हैं, फीस वगैरह होती है, उनको कैसे स्टेट के बीच में और कैसे पंचायत के बीच में बांटना। एलोकेशन, एलोकेशन मतलब आवंटन, बांटना। बिटवीन द पंचायत एंड ऑल लेवल रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड। तो पंचायती राज में आपको 3 स्टेजेस पे पंचायत काम करते हुए देखने को मिलती है, उनके बीच में भी पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे उनके पैसे को बांटना तीनों लेवल्स पे। डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस विच मे बी असाइन टू द पंचायत। तो जो भी पैसे दिए जाते हैं पंचायत को उसको किस तरीके से निर्धारित करना है उसके बारे में भी बात की जाती है। ग्रांट इन एड टू द पंचायत, तो सरकार की तरफ से ग्रांट भी मिलती है पंचायत को, किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। इसके बारे में भी ख्याल रखते हैं कि इनका सही से इस्तेमाल किया जा रहा है पंचायत की तरफ से या नहीं। देन कमीशन शैल रिव्यू एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द गवर्नर in the interest of sound finance of the panchayats and makes recommendations to the governor। जो भी पैसे का लेन देन होता है या किसी को किसी भी तरह की सजेशन चाहिए गवर्नर को इसके रिगार्डिंग, तो फाइनेंस कमीशन उनको ये
रिकमेंड करता है, कुछ सुझाव देता है, जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, बार टू इंटरफियर बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर। तो जो भी पंचायत के इलेक्शन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि बार जो होती है कि एक्ट जो होता है 73rd जो है ये भी प्रोवाइड करता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये प्रोवाइड करती है कि नो कोर्ट इज अथोराइज्ड टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी और द अलॉटमेंट ऑफ सीट। कि किसी भी कोर्ट के पास इतना अधिकार नहीं होता कि जो कोर्ट्स वगैरह बनाई गई कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है, हल्के बनाए गए हैं, जो इनके एरिया होते हैं पंचायत के, इससे जुड़े हुए कोई मुद्दे को वो डील कर सके। नो इलेक्शन टू एनी पंचायत शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। किसी भी मतलब इनके जो इलेक्शंस होते हैं उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा, एक्सेप्ट कौन कौन से मुद्दे के अलावा, एक्सेप्ट एन इलेक्शन पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। अगर कोई दया याचिका डाल दी जाती है सिर्फ वही वाले मुद्दों को डील किया जाएगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट होती है पंचायत इस रिगार्ड में। So this is the end of the lecture.